नमस्कार, कोजागरी के चौपाल में आज हमें चीन से जॉइन कर रहे हैं डॉक्टर आशीष। डॉक्टर आशीष जो है वो चाइना के सैंडोंग यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। इसके पहले वो यूरोप और अमेरिका के तमाम विश्वविद्यालयों से जुड़े रहे हैं और लगातार भारत और अमेरिका और चीन और तमाम विषयों पे बहुत मुखर होकर अपनी राय रखते हैं। अ, आज की पूरी जो चौपाल का मौजू है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। ट्रंप ने अपनी जीत के बाद कहा कि वे युद्ध को बंद करेंगे। उनका इशारा यूक्रेन और इज़राइल की ओर था, हालाँकि उनका संदेश चीन के लिए भी था, जो ताइवान को कहा जा रहा है कि ताइवान को लेकर तैयारी कर रहा है। चीन से आयात पर 7% टैरिफ लगाने के ट्रंप के प्रस्ताव को लेकर भी चीन में एक कंसर्न है। लगातार उस पे चर्चाएँ हो रही हैं और लगातार जो तमाम मीडिया संस्थान हैं, उस पे तमाम रिपोर्ट कर रहे हैं। वैसे आशीष भाई, आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस डिस्कशन में। रूपेश जी नमस्कार। सबसे पहले धन्यवाद आपको इस चैनल पर बुलाने के लिए। आज जैसे कि देखा कि आप डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में चुनाव जीत चुके हैं, तो जब आज सुबह जब टीवी खोला तो देखा कि अपनी पूरी इंडियन मीडिया पूरा यूएस इलेक्शन कवर कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरा ये इलेक्शन यूएस में ना होके इंडिया में हो रहा है। तो सबसे बिल्कुल। पहले तो आपने क्वेश्चन पूछा कि कैसे कंसर्न देखते हैं, तो अभी मेरा जो एक्सपीरियंस है यूएस 2009 से 2024 तक मैं यूएस में भी हमने कुछ पढ़ाई की, फिर उसके बाद यूरोप में, तो उसके बाद हमें ये लगा कि चाइना के कंसर्न में जो आपने पूछा है, तो सबसे पहले ये मैं बिज़नेस इफ़ेक्ट। आपको 1 मिनट के लिए रुकूँगा आशीष भाई। मेरा सवाल ये है कि चाइना में जब आप बतौर एक प्रोफ़ेसर और आप बच्चों के बीच में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, तो भारत में जो है वो अमेरिकी चुनाव को लेके लगातार रिपोर्ट्स हो रही है, लोग बहुत चर्चा कर रहे हैं। चाइना में आप क्या देख रहे हैं? कॉमन आदमी के बीच में किस तरह का कंसर्न है, किस तरह की चर्चाएँ हैं? चाइना में लेके इसको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, जैसा कि आपने देखा पिछले डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान इन्होंने बहुत ज़्यादा टैरिफ बढ़ाया हुआ था। स्पेशली कुछ जो चाइनीज़ सामान जो यहाँ से यूएस भेजते हैं ये लोग, तो उसमें बहुत ज़्यादा टैरिफ बढ़ाया हुआ था। कुछ यहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशंस को लेके इनका आपस में कॉन्फ्लिक्ट रहता है, जैसे ताइवान, हांगकांग। तो इस पे भी इन लोगों की जो लोकल लोग हैं चाइना के, उनकी बहुत नज़रें ये स्पेशली यूनिवर्सिटी के जो प्रोफ़ेसर हैं, जी, स्टूडेंट्स हैं, उनकी बहुत ज़्यादा नज़र हुई है। क्योंकि आज मेरा खुद का एक्सपीरियंस था यूनिवर्सिटी में, मैं न्यूज़ देख रहा था जैसे अपने कंप्यूटर पे, तो बहुत से जो चाइनीज़ मेरे जो कोलीग्स हैं, वो भी बार-बार लैपटॉप की तरफ या डेस्कटॉप की तरफ देख रहे थे कि ये कौन जीत गया, कौन हार गया। तो हुँ, इसलिए उनका सबसे ज़्यादा फ़ोकस रहता है यूएस मीडिया के ऊपर। कौन-सा प्रेसिडेंट उनके फ़ेवर में आएगा, जिससे हुँ, कि दोनों देशों के रिलेशन बहुत ढंग तक प्रभावित होंगे। ऐसा मेरा कंसर्न है कि हर आदमी। जी। आशीष भाई, जब आप एक बतौर एक प्रोफ़ेशनल आप जब चाइना में भारतीयों के लिए जब आप देखते हैं काम की परिस्थितियाँ और ख़ासकर यूरोप और अमेरिका में, क्या अंतर नज़र आता है आपको? दोनों में बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस है। अगर अगर हम यूरोप की बात करते हैं, यूरोप, अमेरिका, उनमें जॉइंट ऑपरेशंस होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे देना चाहते हैं, अगर आप स्टडी करते हैं यूरोप में एज़ ए स्टूडेंट्स, जी, तो जी, जी, आपको जी। ढेर सारी अपॉर्च्युनिटी रहती है। एक्सचेंज स्टूडेंट आप जा सकते हैं। जी, 1 साल आप यूरोप में पढ़ाई करें, दूसरी साल जी, आप यूएस में। तो ये हुँ, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। और सब और सेकंड जो ऑप्शन है डिफरेंस है, वो हमारे यहाँ लैब लाइक प्रैक्टिकल फैसिलिटी बहुत कम है। जैसे ओ हमने मास्टर के दौरान देखा इंडिया में जी, दोनों सेमेस्टर में क्लासेस होती हैं। एक सेमेस्टर जो होता है वो सिर्फ़ डिसर्टेशन के नाम पे खाना पूर्ति कर देते हैं। लैब फैसिलिटी नहीं है, यहाँ पे क्या है पूरा 1 ईयर लैब फैसिलिटी आपको बाकायदा पढ़ाया जाएगा, एक्सपेरिमेंट कराया जाएगा और पेपर पब्लिश करना। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा फ़ील्ड जैसे रिसर्च का है, तो वो बहुत मस्ट है। ओ आपको प्रैक्टिकली नॉलेज से जो च वही चीज़ इन चाइना में है। चाइना में जी, क्या है यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, मास्टर 1 ईयर और आपको 1 ईयर के लिए अदर कंट्रीज़ में भेजते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में। जी, फ्री ऑफ कॉस्ट विद स्कॉलरशिप। तो जी, ये डिफरेंस है इंडिया की एजुकेशंस में, चाइना की और यूएस एंड यूरोप। चाइना ने क्या किया है? चाइना ने किया है कि यूएस यूरोपियन कल्चर को एडॉप्ट कर लिया है। प्लस उन्होंने थोड़ा अपना बेनिफिट ऐड कर दिया है हार्ड वर्किंग।
वो बिल्कुल। हमारे अब इंडियन एजुकेशन में थोड़ा बदलाव चाहिए, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ये हमारा मानना है। बतौर एक सवाल और मेरे मन में आ रहा था आशीष भाई, जब बतौर एक भारतीय और एक हिंदू, आपके लिए जैसे अक्सर ये खबरें आती हैं कि कनाडा में किसी मंदिर पे अटैक हो गया, यूएस से भी इस तरह की बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण खबरें आई। अ, चाइना में जो इंडिविजुअल प्रैक्टिस है या जो आस्था का सवाल है, अकीदा का सवाल है, उसको किस तरह से देखते हैं आप? आपके लिए धर्म किस तरह से है? क्योंकि जिस तरह से हम लोगों को पता चलता है या बताया जाता है कि चाइना एक कम्युनिस्ट देश है और वहाँ धर्म को लेके बहुत उस तरह की आज़ादी नहीं है। तो आपके लिए धर्म बतौर एक भारतीय या एक हिंदू, चाइना में आपके लिए जो आपका रिलीजियस बिलीफ है, उसको आप कैसे एक्सप्रेस करते हैं? सबसे पहले चाइना में हमें रहते हुए 2014 से कंटिन्यू 2024 तक जी, 10 साल हो गया, अभी तक हमने ऐसा कुछ प्रॉब्लम फेस नहीं किया। यहाँ पे सबको आज़ादी है, लेकिन एक लिमिटेड वे में। ओके। यहाँ पे ये भगवान बुद्ध को मानने वाला देश है, मानते हुँ, थे। अभी भी जी, बहुत सी जो मेजॉरिटी है, आज हुँ, भी ये लोग भगवान बुद्ध की मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं, लोग जाते हैं, किसी को रोका-टोकी नहीं है। अब रही हुँ, बात क्रिश्चियन की, यहाँ पे चर्च भी है, लोग बाकायदा संडे को अपने प्रे करने जाते हैं। जी, मस्जिद भी है, लोग मस्जिद में भी जाते हैं। जी, सिर्फ़ आप एक लिमिटेड रिस्ट्रिक्शंस के अंदर, हुँ, बिना किसी को हानि पहुँचाए, आप अपना जी, काम कर सकते हैं। आप बस उनको इंटरफेयर ना करें, वो आपको इंटरफेयर नहीं करेंगे। सबको अपनी आज़ादी है रिलीजियस की, फ्रीडम की, सब कुछ है। बस जी। आप किसी के दायरे में जाके लिमिट में रह के अपना काम कर सकते हैं। अच्छा, यूनिवर्सिटीज़ में जैसे जब हम लोग भारत के किसी विश्वविद्यालय में होते हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ में मंदिर होता है या कुछ और होता है। आप जब सैंडोंग यूनिवर्सिटी में हैं, तो वहाँ क्या इस तरह का कोई टेम्पल या इस तरह का कोई आस्था का केंद्र है क्या? चाइना जैसे आपने बोला एक कम्युनिस्ट देश है, तो यहाँ पे कोई रिलीजियस नहीं है, कोई बिलीफ नहीं है। अगर जो मानना चाहे वो बिलीव कर सकता है, लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसा कोई रिलीजियस एक्टिविटी नहीं होती। ना ही मंदिर, ना ही मस्जिद, ना ही अदर जो रिलीजन्स मानने वाले जो लोग हैं। यहाँ पे भी कुछ डायनेस्टी थी, जैसे चिंग डायनेस्टी, ओल्ड डायनेस्टी जो होती हैं, वो आजकल नहीं है। जिसको मानना है वो यूनिवर्सिटी के बाहर अपना जा सकता है, अपना कर सकता है। ये सवाल मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ आशीष भाई, क्योंकि जब हम लोग ना बहुत से ऐसे पूर्वाग्रह होते हैं जो कई बार बन जाते हैं। चाइना को लेके जैसे बहुत से साथियों का कम जाना हुआ है चाइना में। तो बरक्स दूसरे यूरोपियन देश और बाकी चीज़ों के बारे में, तो वहाँ की सूचनाएँ ज़्यादा उपलब्ध है। अच्छा, चाइना में मीडिया के बारे में भी सामान्य तौर पे एक धारणा बना रखा है लोगों ने कि वहाँ से सूचनाएँ कम आती हैं या जो कुछ सूचनाएँ हैं वो बहुत मैनिपुलेटेड होती हैं। अब सच्चाई तो व्यक्तिगत तौर पे मतलब जो भी कुछ भी हो। एक सवाल मेरे मन में और था कि यहाँ बैठ के जब भारत में हम लोग लोगों से बात कर रहे हैं या बाकी ग्लोबल पॉलिटिक्स में जब बात हो रही है, तो लोग कह रहे हैं कि चाइना एक रिसेशन में जाने वाला है। आपको क्या लग रहा है? क्या ऐसा लगता है कि चाइना के लिए कोई थ्रेट है, फाइनेंशियल थ्रेट? एक ऐसा कुछ भी नहीं है, लोग सबसे पहले लोग एक ये मेंटालिटी बनाए बैठे हुए हैं कि चाइना बहुत पिछड़ा हुआ है या बहुत वो हुआ है। जैसे आपने देखा हो पश्चिमी देश जी, या यूरोपियंस देश अपने इंडिया के, भारत के बारे में बहुत ही गलत सोच रखते हैं। बिल्कुल, उनके बिल्कुल। हिसाब से आज भी भारत बहुत गरीब है, जबकि हुँ, रियलिटी हकीकत में ऐसा नहीं है। वही लोग बोलते हैं कि चाइना बहुत पीछे जाने वाला है रिसेशन में, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग एक बार चाइना आके देख लें, वो चाइना बहुत आगे है। अगर हम एग्ज़ाम्पल देना चाहें एआई के, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस में चाइना नंबर 1 है। तो बिल्कुल। हमें नहीं लगता कि यहाँ पे चाइना रिसेशन में जाने वाला है कि आज अभी 1 महीने में कई हमारी यूनिवर्सिटी में मैंने खुद नोटिस किया है, एक छोटी-सी यूनिवर्सिटी में 10 से जी, 12 इंडियन स्टूडेंट जॉब के लिए आए हुए हैं। ओके। जिसका मिनिमम पैकेज जो मिनिमम जो पीएचडी खत्म करके कुछ लोग आईआईटी रुड़की, कुछ लोग आईआईटी दिल्ली से भी हैं, हुँ, जो पीएचडी के बाद पोस्ट डॉक करते हैं, जिसकी मिनिमम सैलरी यहाँ पे 35 से 40 लाख है। कोई ओके, एक आफ्टर पीएचडी के बाद इतना तो हमें नहीं लगता कि रिसेशन है। यहाँ पे हर लेवल के बंदे को हर तरह का काम अवेलेबल है आज की डेट में। एक न्यूज़ में दिखाना, न्यूज़ एक आपको पता है एक इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ और प्रिंट न्यूज़ कितनी जी। सच्चाई छपती है। कुछ झूठ, कुछ मिक्स। तो ये सब मिक्सचर है, किसी को किसी देश को बदनाम करना और ये तो सब चलता अ, रहता है। भाई वैसे तो चाइना दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति है और दुनिया की फैक्ट्री है। 30% के आसपास लगभग प्रोडक्शन जो है वो चाइना में होता है।
लेकिन सप्लाई चेन को लेके अपने-अपने कंसर्न हैं और तमाम तरह की बातें पूरी दुनिया में हो रही हैं। आप बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं कि एक अलग तरह की धारणा खासकर बना दी गई है और बहुत शानदार बातें आपने कही वो। अ, आप बता रहे थे कि खास तरह का एक नस्लवाद जो है, वो हम लोग को सुनने में आता है अलग-अलग जगहों से। आपका क्या अनुभव रहा है यूरोप, चाइना और अमेरिका के देशों में काम करते हुए कि जैसे सामान्य तौर पे एक ये एक धारणा है कि यूरोप और अमेरिका में इस तरह के नस्लवाद देखने को मिलता है। आपका चाइना को लेके ऐसा क्या अनुभव है? सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ यूरोप से लेके सबसे ज़्यादा जो नस्लवाद है वो यूरोप में, ओके, स्पेशली कुछ कंट्रियों में, लेकिन वो नाम नहीं लेना चाहते लेकिन हमने तो कभी फेस नहीं किया, लेकिन हमने ऑब्ज़र्व किया पिछले कई सालों से स्पेशली इटली और जर्मनी में, जहाँ आपके रंग को लेके बहुत जी, ज़्यादा भेदभाव, इवन आपको अगर मेट्रो में ट्रैवल करते हैं, तो आपके बगल में कोई टिपिकल इटालियन या जर्मन वाला बंदा बैठना पसंद नहीं करता। क्योंकि यहाँ पे इन लोगों ने इतना ज़्यादा नस्लवाद भरा हुआ है यूरोप में, सोच भी नहीं सकते। एक एक्सपीरियंस हमारा सैन फ्रांसिस्को लेके है। वहाँ अगर आप क्लब में या नाइट लाइफ़ ब वॉक करते हैं नाइट में, तो वहाँ पे लोग आपको नस्ली टिप्पणी करते हैं। एशियन बहुत अंडे फेंकते हैं, कोई लोग पानी, कोई गाली, जिसको जैसे मौका मिले रात के 12 बजे, 1 बजे के बाद, ये तो हो गया। चाइना में हमने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया। चाइना में हम लोग देखते हैं कि भारत और चाइना का रिलेशंस खराब है, ये है, वो है, लेकिन पिछले 10 सालों में हमने ऐसा कुछ नहीं देखा या इवन चाइनीज़ लोग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ये हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं। दूसरों ओके। के लिए पता नहीं है या नहीं है, ये हमें नहीं पता, लेकिन मेरा खुद का एक्सपीरियंस, यहाँ पे अब तक कोई भेदभाव नहीं हुआ। यूरोप में हमने भेदभाव फेस किया है इवन सैन फ्रांसिस्को में। तो चाइनीज़ लोगों के लिए हम सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट, वो बहुत हेल्पफुल, इवन हमें लैंग्वेज भी नहीं आती, फिर भी हुँ, वो ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं और यूज़ ना करें तो वो आपको वहाँ पर्टिकुलर डेस्टिनेशन जो है वहाँ पे जी, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जबकि यूरोप में ऐसा नहीं है। वो इवन इंग्लिश आती है तो आपको बोलना नहीं चाहते। जी। ये स्पेशली इटली का बता रहे हैं, इटली और जर्मनी का। सबसे ये ज़्यादा बड़ी भेदभाव बात फेस है, किया आपने दोनों बड़ी कंट्री में। अच्छा एक चीज़ और बताइए कि अभी जैसे जो हाल के दिनों में जो बदलाव आए हैं, ख़ासकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे और ब्रिक्स का जो डेवलपमेंट है जिसमें भारत, चाइना की थोड़ा के बीच जो है एक तरह से बर्फ़ पिघली है और थोड़ा सॉफ्ट हुए हैं दोनों देश एक-दूसरे को लेके। उसको लेके आम लोगों के बीच में चाइना में क्या कुछ इस तरह का कंसर्न है या आम लोगों के बीच हमेशा बेहतर ही होता है, कभी इस तरह से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, कोई पॉलिटिकल डेवलपमेंट से? आम लोगों के बीच में जब ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तब भी कोई वो अंतर नहीं पड़ा था। बेसिकली जो चाइनीज़ लोग हैं वो अपना वर्क कल्चर पे फ़ोकस करते हैं, बिज़नेस जी, ओरिएंटेड लोग हैं। ये हर समय जी। अपना बिज़नेस, उन्हें भी पता है ये सब पॉलिटिकल्स हैं, प्रोपेगेंडा, तो हुँ, उनका हुँ, ऐसा कोई इफ़ेक्ट नहीं है। अगर जैसे हम 2014 से 24 तक हैं, हुँ, तो अगर हुँ, ये एलओसी पे जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे अभी जो आप बात बात कर रहे हैं, कुछ बर्फ पिघली है, ये हमें फेस करना होता, ये हमें जॉब क्यों देते? हुँ, इन्होंने हुँ, कोविड टाइम में, कोविड के हुँ, बाद भी हमें आधी सैलरी दी कंटिन्यू, 2 साल तक जब हम इंडिया में थे। अगर ये ऐसा भेदभाव करते इंडियंस के साथ, तो ये तो इन्होंने इंडियंस को लेते नहीं। सेकंडली आपको पैसा नहीं देते या हुँ, आपको दूसरे तरीके से टॉर्चर करते। तो हुँ, ऐसा लोकल लोग तो कभी नहीं सोचते इंडिया के बारे में या इंडियंस के बारे में। हुँ, हुँ, वो तो हुँ, बहुत ही स्वागत लाइक इंडियंस का हुँ, जस्ट लाइक ब्रदर ट्रीट करते हैं। ओके। ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस है। और एक बहुत दूसरों दिलचस्प आशीष भाई मतलब बहुत दिलचस्प बात हो रही है, मुझे लग रहा है कि शायद लंबा हम लोग बात कर पाते, लेकिन मुझे पता है आपने बताया कि आपको भी कहीं जाना था। अक्सर हम लोग जब बातें करते हैं तो चाइना को लेके कि चाइनीज़ फूड को लेके एक धारणा है कि चाइना में बाहर खाने को लेके खासकर भारतीय या वेजिटेरियंस के साथ बहुत दिक्कत होती है। तो मैं अपना पर्सनल अनुभव आप बताएँगे कि मतलब किस तरह का रहा और अमूमन वीकेंड पे अगर आपको खाने खाने के लिए बाहर निकलना होता है, तो आप क्या प्रेफ़र करते हैं? किसी इटालियन रेस्टोरेंट में जाना या इंडियन रेस्टोरेंट में जाना या चाइनीज़ फूड खाना? या कुछ भी मतलब? खाने को लेके एक ये भी एक गलत टेंडेंसी बनी हुई है। जी। हर चीज़ गूगल पे सच नहीं होती। गूगल हुँ, वही दिखाएगा जो आपको जो उसको दिखाना है। हुँ, इसका भी एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल हम आपको रसिया का देते हैं। हमारा एक्सपीरियंस था रसिया में, स्पेशली साइबेरिया में हम 1 साल रहे। हुँ, हुँ, जैसे लोग बोलते हैं कि रशियंस के बारे में ये ड्रिंक्स ज़्यादा करते हैं या ये, हमें हुँ, 1 साल के अंदर कोई बंदा ऐसा नहीं मिला जिसको हुँ, मतलब
हमने कंटिन्यू से ड्रिंक करते हुए देखा, नॉर्मली वो टी प्रेफ़र करते हैं। तो यहाँ ओके। पे ये भी एक गलत धारणा है। सेकंड जो बोलते हैं कि चाइना में वेजिटेरियंस फूड नहीं मिलता, ये तो हुँ, बौद्ध धर्म को मानने वाले थे और हैं। तो यहाँ बौद्ध बिल्कुल। धर्म मीन्स वो जैन धर्म को जो फ़ॉलो करते हैं, टिपिकल वेजिटेरियंस मिलता है आपको। इवन ये ओके, ग्राउंड के नीचे वाली चीज़ नहीं खाते, सिर्फ़ बॉयल ग्रीन वेजिटेबल्स। अगर आप वो ओके। खाना चाहते हैं, तो वो खा सकते हैं। दूसरा जो आपने बोला कि यहाँ पे नॉन-वेज वग़ैरह जैसे कैसे मैनेज करते हैं, हम टिपिकल वेजिटेरियन हैं, अंडे भी नहीं खाते। तो हमें खाने की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। चाइना में रह के चाइनीज़ रेस्टोरेंट में भी जाते हैं, इटालियन में भी जाते थे। हुँ, इटली में हुँ, हमें प्रॉब्लम होती थी कभी-कभी। हुँ, स्पेशली इटली में क्या हर पिज़्ज़ा, पास्ता कुछ भी उसमें हुँ, आपको बीफ, पोर्क तो हुँ, नॉर्मली मिल जाता है। तो वहाँ हुँ, स्पेशली हमें ऑर्डर देना पड़ता था। स्पेशली एक एक पिज़्ज़ा जो होता है वो वेजिटेरियन होता है, अदरवाइज़ हमें हर बार स्पेशल इंडिकेशन देना पड़ता था, आप ये हटाइए, ये हटाइए। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आप ऑर्डर करिए, ले हुँ, जाइए। आपने हुँ, शायद इटली का या अमेरिका का फूड नहीं देखा। हुँ, सबसे हुँ, ज़्यादा अगर गंदा फूड खाते हैं तो अमेरिकन्स। हुँ, शायद हुँ, वो आपने देखा हो बियर में हुँ, क्रोको लाइक स्पाइडर मैन लाइक स्पाइडर हुँ, लोगों के और वो बियर के साथ। तो वो जी, ये तो सब डिपेंड करता है, आप क्या पसंद करते हैं, क्या पसंद नहीं करते, आपका व्यू क्या है, किसको क्या दिखाना है। अब जैसे अभी आजकल लोग बांग्लादेश और इंडिया का दिखा रहे हैं। इंडिया की हुँ, ट्रेन्स इतनी भरी हुई जाती हैं, ये पुरानी पिक्चर्स आज भी यहाँ भी चल रही है चाइना में। जब इनको इधर-उधर दिखाना जैसे इंडिया वाले चाइना को दिखाते हैं कि यहाँ पे हुँ, चाइना में बाढ़ आ गई, ये इंडिया वाले या चाइना वाले इंडिया को दिखाते हैं कि वो लोग आज भी लटक के ट्रैवल कर रहे हैं। ये हुँ, सच्चाई तो है। हुँ। मीडिया में कुछ झूठ और कुछ सच्चाई चलती है। बहुत, बहुत, बहुत शानदार बात आप कह रहे हैं। आशीष भाई बेसिकली जो है वो जिस तरह की स्थितियाँ हैं अभी आज के डेट में और ये जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है, उसके बाद आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में आप बतौर एक चूँकि ज़ाहिर-सी बात है आप साइंस के प्रोफ़ेसर हैं, उसके बावजूद भी आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में ये जो ब्रिक्स का जो की जो अवधारणा बन रही थी चाइना और रूस और चीन को लेके और भारत को लेके अ, क्या देख रहे हैं इसका क्या भविष्य है? क्या रूस अब यूएस के पास जाएगा? ये सवाल मैं बतौर एक सामान्य धारणा के तौर पे जो लोगों के बीच डिस्कशन होता है, एक बतौर एक भारतीय प्रोफ़ेशनल्स के तौर पे, किस तरह की बातें चल रही हैं और आपको क्या लगता है? हमें लगता है कि आने वाला टाइम वो है एशिया का, स्पेशली इंडिया या चाइना का। ओके। चाइना ऑलरेडी है डेवलप्ड हो चुका है, एआई में तो बहुत आगे है। ये रूस जो है वो इंडिया के फ़ेवर में ही रहेगा। तो ये तीनों जो कंट्री जो आप बोल रहे हैं रूस, चाइना और इंडिया, ये जी। कभी आपस में लड़ नहीं सकते। हुँ, थोड़ा हुँ, कॉन्फ्लिक्ट मनमुटाव चलता है लेकिन इंटरनली ये आपस में जॉइंट रहेंगे। अगर इनको बिज़नेस करना आगे जाना है, तो इनको रहना ही पड़ेगा और आने वाला टाइम एशिया का है। अब वो टाइम चला गया 19 और 20 सेंचुरी का, अब ये 21 सेंचुरी है। तो आने वाले टाइम में चाइना और इंडिया में से ही कोई एक देश आगे जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत खूबसूरत बात आपने कही। आशीष भाई मतलब आपने कहा था मुझे लग रहा है आपके समय के हिसाब से अब हम चीज़ों को समेटने की कोशिश करेंगे क्योंकि लगभग 20 मिनट की बातचीत के लिए आपने कहा था कि आपको कहीं जाना था। तो आगे भी हम अगले बार हम कोशिश करेंगे कि कम से कम सप्ताह में 1 बार आपसे बात कर सकें और ख़ासकर कोजागरी का जो ये बातचीत का जो विशेष चर्चा के को लेके हम लोग जो लगातार करने कार्यक्रम करने की योजना बना रहे हैं। तो आशीष भाई इसके बाद जो फाइनल सम अप के तौर पे मुझे लगता है कि एक सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूँगा कि अगर आपको ये कहा जाए कि प्राथमिकता के लिहाज से कि एक प्रोफ़ेशनल्स के तौर पे आपका क्या अनुभव रहा? पहले नंबर पे चाइना, दूसरे नंबर पे या पहले नंबर पे यूरोप या पहले नंबर पे अमेरिका, इस तरह से 3 अगर प्राथमिकताएँ आपको चुननी हो, तो 3 प्राथमिकताएँ क्या होंगी? मेरा खुद का अनुभव है, मैं सबसे पहले चीन को प्रेफ़र करूँगा। ब मेरा खुद का यूएस का एक्सपीरियंस है। मुझे कई बार जॉब के ऑफ़र मिले यूएस में, स्पेशली पर्ड्यू यूनिवर्सिटी से और रिसेंटली हमने अभी इटली में जॉब भी कई यूनिवर्सिटी में किया था एज़ असिस्टेंट प्रोफ़ेसर, फिज़िक्स डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। उन्होंने हमें परमानेंट जॉब भी ऑफ़र किया था, लेकिन हमने वो रिज़ाइन देके चाइना ही पसंद किया। क्योंकि कुछ चीज़ों में अगर जैसे हमारी एज अभी 40 के अराउंड है, तो हम लोगों को हुँ, हार्ड वर्क सीखना चाहिए। यूरोप बिल स्पेशली यूरोप की बात करें, यूरोप बहुत लेज़ी है।
इसलिए हमें हार्ड वर्क की तरफ जाना चाहिए और सीखना चाहिए। अभी हम सीखने के मूड में हैं, लाइक स्टेज पे हैं, तो हमें सीखना चाहिए कि चाइना इस मामले में आपको सिखा सकता है, किस डायरेक्शन में जाना है, कैसे काम करना है, हार्ड वर्किंग। सो एक लाइन में हम कहना चाहें, चाइना हार्ड वर्किंग है कंपैरिजन टू यूरोपियंस। ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस है, हम चाइना को प्रेफ़र करेंगे। लिहाज से, लाइफ़स्टाइल के लिहाज से अगर 3 प्राथमिकताएँ चुननी हो तो? हाँ, लाइफ़स्टाइल की अगर आप बात करें, रहने के लिए कंफर्टेबल, एक्सेप्ट मनी, अगर आप पैसे की बात ना करें, जी, तो जी। फिर यूरोप बेटर है। सिर्फ़ ओके। मौज-मस्ती, वही वीकेंड पे क्लब पार्टी, ये हुँ, आराम से 4 घंटे काम करना, फिर हुँ, सोना, कोई आपकी प्रोग्रेस नहीं। एक ईज़िली अगर लाइफ़ है, कंफर्टेबल लाइफ़, वो है यूरोप की, हुँ, स्पेशली इटालियंस की। और आप चाइना की बात करें, तो चाइना पैसे के हिसाब से बहुत अच्छा है। अगर आपको पैसा कमाना है, आगे जाना है, हार्ड वर्किंग साइंस के मामले में, कुछ नया इनोवेशन करना है, इनोवेटिव, तो वो चाइना बेटर है। बिल्कुल। तो हमारे लिए तो चाइना बेटर है। ठीक है आशीष भाई, बहुत शानदार चर्चा रही आपसे और सच तो ये है कि बहुत लंबी चर्चा हो सकती है। लेकिन ठीक है, फिर न अगले किसी और इसी तरह के बतकही में 1-2 किसी और इस तरह की चौपाल में फिर आगे चर्चा होती है। आप यहाँ हमने आपने जॉइन किया हमें, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।